जेई नीट के फील्ड में मतलब 40 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आप क्लैट की तैयारी में कैसे लग गए, जिसमें मतलब कि मुझे पता चला कि जेई नीट के हिसाब से उतने बच्चे, शायद 1 लाख भी बच्चे अपीयर नहीं होते इस एग्जाम में। लॉ फील्ड में सर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्लैट कौन करवाता है, इसका क्या पैटर्न है। आपका वीडियो कोई वायरल हुआ था जिसमें मतलब क्या था सर मामला वो वीडियो का, मार्केटिंग को भी लेकर भी बड़े विवाद हुए हैं। मतलब कि जब आपका एक एडवर्टीजमेंट वायरल भी हुआ था, क्या था सर वो। सर आपने बच्चों के लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ी है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, क्या था मामला। आईपीओ का भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, आईपीओ को लेके सर आपका क्या ओपिनियन है। सर पहले आप जीके के बहुत बड़े टीचर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक टीचर का स्टूडेंट के करियर में कितना बड़ा रोल होता है। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट नेवर हैपेंस। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहावत बोली आपने कि वर्स्ट के लिए अगर रेडी हो तो वर्स्ट होगा ही नहीं कभी। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ खास पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं, तो ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत खास होने वाला है। ये वाला पॉडकास्ट जेईई और नीट के फील्ड में नहीं, थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ अलग जानकारी मिला है, कुछ अलग सीखने को और जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सागर जोशी सर जुड़ रहे हैं, जो कि लॉ प्रेप के फाउंडर हैं। तो हम ये वीडियो जयपुर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ से आपको सारी बातें, सारी जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं, मिलवाते हैं उस खास मेहमान से। सर वेलकम टू माय चैनल। सिड आपको बहुत देखते रहते हैं थैंक यू सर। और आज आपका स्वागत है जयपुर में। सर मुझे भी सीखना है, जानना है। मतलब कि पॉडकास्ट से मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, जानता हूँ कि क्या क्या और चल रहा है दुनिया में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा शायद मुझे तक क्लैट, आईपी मैट और ये सारे चीज़ों के लिए ही रहेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मैं ज़्यादा जेई नीट के फील्ड में वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। बिल्कुल तो जेई नीट के फील्ड में मतलब 40 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कोचिंग्स है, बहुत कुछ है। जी। आप अलग से ये जेई नीट छोड़ के क्लैट की तैयारी में कैसे लग गए, जिसमें मतलब कि मुझे पता चला कि जेई नीट के हिसाब से उतने बच्चे, शायद 1 लाख भी बच्चे अपीयर नहीं होते इस एग्ज़ाम में। जी जी बिल्कुल। तो आपका कैसा मन किया कि भाई साहब चलो इस फील्ड में चलते हैं, इसमें कोचिंग करवाते हैं। देखिए बेसिकली मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा ओके। है ना, लेकिन जब मैं 2001 में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो लास्ट ईयर में एक जोधपुर में एक एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करके एक ओपन हुआ। जी। तो मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि ये 5 ईयर लॉ प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो मैंने जब इसको उनका प्रोस्पेक्टस देखा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन ने मुझे बड़ा हिट किया। वो लाइन ये थी कि व्हाट इज़ IIT for Technology Education, that exactly is National Law University for Legal Education। तो क्योंकि लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट था और लगा कि लीगल एजुकेशन का भी इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है डेडिकेटेड, जो यूनिवर्सिटी है लॉ, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो मैंने और इन्वेस्टिगेट किया। उस टाइम पे क्या होता था, एक एज लिमिट होती थी जी तो मैं खुद तो उसमें अपीयर नहीं कर पाया। जी। लेकिन तब मैंने ये तय किया, मतलब क्योंकि उस समय ये समझ लीजिए उस एज में ऐसा नहीं रहता है कि हम कुछ प्रोफेशनल प्लान करें। वो एज ऐसी रहती है कि कुछ करना है, डिफरेंट करना है, किसी को हेल्प करना है। तो उसी एज में मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करूँगा कि लॉ, आप 5 ईयर लॉ प्रोग्राम करिए और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे जनरेट होगी। और इस तरह से जर्नी शुरू हुआ। लॉ फील्ड में सर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब डिटेल में बताइए सर, मतलब मुझे भी जानना है। नो डाउट सिड, हाँ। बहुत जितने भी, देखिए लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के सिस्टम का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है या बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखेंगे कि दुनिया भर में जितने भी चेंज एजेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं किसी भी देश में, जैसे हमारे देश में आपने गांधी जी का नाम लिया, आज़ादी के समय मोतीलाल जी नेहरू थे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, अंबेडकर साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बहुत सारे लोग। जी ये सरदार पटेल थे जिन्होंने इस भारत देश को, जिसका निर्माण किया, पूरा इंटीग्रेट किया। ये सारे लॉयर्स थे और लॉ बैकग्राउंड से थे। तो लॉ को एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता था और दुनिया भर के बड़े लीडर्स, बड़े चेंज एजेंट्स इसको करते थे। बाद में अनफॉर्चुनेटली बाद के दिनों में थोड़ा सा डिटियोरेशन हुआ और एनएलयू से पहले एक ऐसा टाइम आया
जब लॉ को ये माना जाता था, जैसे आम लोगों की जो धारणा है कि लॉ वो करता है जो कुछ नहीं कर सकता, और आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद में यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेज में 3 ईयर लॉ प्रोग्राम होता था या अभी भी होता है, तो बहुत सारे वो बच्चे जाते हैं जो कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इवेंचुअली वो जाके लॉ में एडजस्ट करते हैं। तो ये लॉ का परसेप्शन था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, हाँ। तो उसके लिए हमारे लॉयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे जाके और लिटिगेशन करना था। तब हमारे लॉयर्स अच्छे से लिटिगेशन कर नहीं पाए वहाँ पे। ओह। तब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बहुत स्टैंडर्डाइज और बहुत अच्छे लीगल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे। तब 1987 में कर्नाटका में बैंगलोर के अंदर नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर करके एक NLU का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट NLU 1987 में, और 88 से वहाँ बैच स्टार्ट हुआ और 10-12 साल तक उसको ज़बरदस्त सक्सेस मिली। बच्चे, पर्पस तो ये था कि वहाँ से बहुत ही रिफाइंड लॉयर निकले, बहुत ही स्मार्ट लॉयर निकले, वो लिटिगेशन करें और इवेंचुअली लिटिगेशन का और जुडिशरी का डेवलपमेंट हो या उनका बेनिफिट हो। लेकिन हुआ उल्टा कि वो लोग जाने लग गए कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट में उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलने लग गया। तब बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2000 से खुलने शुरू हुए। तो 1999 में फिर हैदराबाद खुला, फिर कलकत्ता खुला, फिर जोधपुर आया, फिर भोपाल आया, गांधीनगर आया, इस तरह से पूरे देश में कॉलेजेज आए। तो अगर आपने पूछा कि लॉ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक तो NLU से जो लॉ करता है उसके लिए पहली अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में बहुत सारे लॉ फर्म्स होते हैं, और ये लॉ फर्म्स NLU से जनरली प्रेफर करते हैं NLUs के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को। तो ये NLU के लॉ ग्रेजुएट्स को ये सारे लॉ फर्म्स, यानी इंटरनेशनल लॉ फर्म्स भी, बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म्स हैं जो विदेशों में, US में, UK में, सिंगापुर में, वो भी इन बच्चों को उठाते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दोनों देशों के लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लॉ फर्म्स, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स, इसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर, आजकल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉर्पोरेट में बढ़ गया है, डॉक्यूमेंटेशन या कंप्लाइंसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे भी लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में फिर कन्वेंशनल फील्ड्स हैं लिटिगेशन का, फिर कई सारे फील्ड्स हैं जो एकेडमिक्स या टीचिंग में जा सकते हैं। इसी तरीके से आप जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे UPSC प्रिपेयर करते हैं लॉ करने के बाद में। लॉ के बाद में बहुत सारे, और मैं ये कहता हूँ, देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि लॉ करने के बाद में दुनिया भर के, आज आप देखेंगे जितने भी कंट्री हेड्स हैं, अगर आप US प्रेसिडेंट्स लेंगे तो 90% US प्रेसिडेंट्स लॉयर्स थे। अभी ट्रम्प साहब ज़रूर बिजनेसमैन है, लेकिन इससे पहले जॉर्ज बुश थे, या इनके अगेंस्ट जो खड़ी हुई थी कमला हैरिस, वो भी लॉयर हैं। बराक ओबामा लॉयर थे, बिल क्लिंटन लॉयर थे, बहुत सारे, हिलेरी क्लिंटन लॉयर हैं, बहुत सारे जो US प्रेसिडेंट्स हैं, व्लादिमीर पुतिन एक लॉयर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो कंट्री हेड्स हैं वो लॉयर्स होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि लॉ पढ़ने से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है, लॉ पढ़ने से स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग आता है, लॉ पढ़ने से स्टूडेंट में लीडरशिप ट्रेट्स डेवलप होते हैं। तो जब लीडरशिप ट्रेट्स डेवलप होते हैं या स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा नहीं है कि वो जाके पॉलिटिशियन बन जाएगा, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए एक जो रिक्वायरमेंट है लीडरशिप स्किल्स की, तो वो स्किल सेट आपको लॉ में बाय डिफ़ॉल्ट सीखने को या देखने को या करने को मिलता है। तो उससे आप किसी भी फील्ड में, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, वो लीडरशिप स्किल्स आपको बहुत सारे फील्ड में हेल्प करती है। तो इस तरह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट सर। तो क्लैट की तैयारी कौन और कैसे कर सकता है, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए, क्लैट की तैयारी कोई भी कर सकता है। जो बच्चा 10th 11th में है वो क्लैट की तैयारी कर सकता है। क्लैट का एग्ज़ाम 12th के बाद देना होता है, और 12th में आपके पास चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, कोई भी बच्चा जिसने 12th पास किया है या 12th अपीयर कर रहा है वो क्लैट का एग्ज़ाम दे सकता है। सर आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आप कैसे आए ये क्लैट के फील्ड में, मतलब कि क्लैट के कोचिंग कैसे शुरू करी, जर्नी क्या था मतलब। देखिए, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि एक कहावत है कि जर्नी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन।
तो डेस्टिनेशन तो मुझे नहीं पता कहाँ है, कब है, लेकिन ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार जर्नी हमारी रही। ऑल्दो हमने बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया। आप देखिए आज भी लोगों को, आपने कहा कि 1 लाख से भी कम बच्चे बैठते हैं, आज भी लोगों को क्लैट या 5 ईयर लॉ प्रोग्राम या और जो अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं बियॉन्ड IIT, जी एंड CA, जो मॉडर्न करियर ऑप्शंस हैं, जो लिक्रेटिव करियर ऑप्शंस हैं, जो बड़े शानदार करियर ऑप्शंस हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए जब मैंने 20, 22, 24 साल पहले शुरू किया था, तो तब अवेयरनेस का लेवल क्या और होगा। उस समय कितने बच्चे देते थे एग्जाम सर? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। अभी तो 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हाँ लेकिन मैंने फर्स्ट बैच 2002 में पढ़ाया था जी। और मेरे पास 8 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। हम्म। और तब क्लैट नहीं होता था, क्लैट 2008 में आया था। अच्छा। तो 2002 में सेपरेट एंट्रेंस होते थे। उस समय 4 NLU थे, चारों के सेपरेट एंट्रेंस होते थे। जी। तो NLU जोधपुर के लिए ही, क्योंकि मैं जोधपुर में था, जोधपुर से स्टार्ट हुआ, तो NLU जोधपुर के लिए मैंने पढ़ाया उनको, 8 बच्चों को, और 8 का सिलेक्शन हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि 60 सीटें थी और 62 लोगों ने अप्लाई किया था। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने इनको क्यों पढ़ाया और इन्होंने मेरे से क्यों पढ़ा। आप समझ रहे हैं, 60 सीट्स है और 62 एप्लीकेंट्स है, लेकिन अब 62 से वो 80,000 70,000 तक पहुंच गए। तो जर्नी के बारे में आपने पूछा, तो जैसे मैंने कहा 8 बच्चों से शुरू किया, और क्योंकि उस एज में मैंने कहा कि मेरे लिए एक प्रोफेशन की बजाय ये एक पैशन था कि मैं बच्चों को लॉ करवाऊँ, क्योंकि मैं NLU नहीं जा पाया तो मैं बच्चों को NLU भेजूँ। तो मैं बच्चों को पकड़ पकड़ के समझाता था कि आप 5 ईयर लॉ करो, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे चीज़ें करते थे छोटे लेवल पे, और धीरे धीरे हम बच्चों को NLUs में भेजते थे और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी बनती थी। और तब बच्चों से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक जिसको कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती थी। तो एक मेंटोर की तरह हमने काम किया, और आज वो बच्चे लॉ फर्म्स में, बहुत सारे लोग IAS बन गए, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बन गए। आपको शायद, आपके दर्शकों जज को वगैरह भी जान, बन गए। जी, जज वगैरह भी। जज भी खूब बन गए, बहुत सारे बच्चे जज बन गए। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है वो बहुत पैसा कमाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, अगर आप ठीक ठाक वकील हैं तो आप अच्छा खासा पैसा, जो एक IIT आपको पैकेज दे सकती है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और बड़े वकीलों का नाम लूँ तो पर सेकंड का, पर मिनट का पैसा वो चार्ज करते हैं। ऐसा? जी। वाह, मतलब कि एक ऐसे आइडिया के लिए, मतलब कि कितना, मतलब कि कोई ऐसे कंसल्टेशन फी होता है या कैसे होता है, लाइक कंसल्टेशन फी होता है, हाँ, तो वो एडवाइस करते हैं आपको। मतलब लाखों करोड़ों में ऐसे चार्ज कर सकते बिल्कुल, कॉर्पोरेट्स को। एक केस के लिए? हाँ, ये सामान्य बात है। अच्छा। मतलब आपको जोधपुर, जयपुर में ऐसे वकील मिल जाएंगे जो एक केस का 10, 20, 25 लाख रुपया लेते हैं। ओहो। ग्रेट। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने बताया, पर हियरिंग या पर मिनट कंसल्टेशन का भी पैसा लेते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। सर, क्लैट के बारे में और ज़रा बताइए कि क्लैट कौन करवाता है, इसका क्या पैटर्न है, देखिए, कंडक्टिंग बॉडी क्या है? को कंडक्ट करने वाली बॉडी का नाम है कंसोर्शियम। क्लैट का एक कंसोर्टियम है जो इस बॉडी को, जो सारे क्लैट्स, सारे NLUs ने मिला के बनाया है, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। और इसका जो पैटर्न है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। ये 5 सेक्शंस आते हैं। तो सर, मैंने सुना है कि आपका क्लैट कंसोर्टियम से झगड़ा चल रहा है। अभी आपने बताया कि कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब कि मैं तो नया हूँ इस फील्ड में, मतलब कि मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। पर आपका क्यों सर झगड़ा हो गया, मतलब देखिए, झगड़ा नहीं चल रहा है और न चला है, लेकिन हाँ, मेरा कंसोर्टियम से कुछ न कुछ कनेक्ट रहता है। अच्छा। RTIs के थ्रू या लिटिगेशन के थ्रू, या कई बार ओपनली भी एक बार हो गया था। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कंसोर्टियम इस एग्ज़ाम को उतना सिस्टमेटिकली कंडक्ट नहीं करता है जितना ट्रांसपेरेंटली, या जितना फेयरली, या जितना सिस्टमेटिकली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा कोई भी एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कई सारे बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा है। तो एग्ज़ाम का जो कंडक्शन है, एग्जीक्यूशन है, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो एक्यूरेट हो,
वो सिस्टमेटिक हो, वो स्ट्रक्चर्ड हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो क्योंकि उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो उसको लेकर मेरा इनसे झगड़ा रहता है। तो सर आपका एक वीडियो वायरल भी हुआ था जब आपने कंसोर्टियम से पंगा लिया था। मतलब मैंने ये सारे क्वेश्चन जो जो सुने हैं मैंने उस जी। हिसाब से मैं लाते जा रहा हूँ, जी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, जी। लेकिन जो जो मैंने रिसर्च करे आपसे जी। मिलने से पहले, जी। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी मेरे सामने आया कि आपका वीडियो कोई वायरल हुआ था जिसमें मतलब क्या था सर मामला वो वीडियो का? देखिए, क्लैट कंसोर्टियम जैसे मैंने कहा कि मेरा चलता रहता है विवाद, हाँ, तो बेसिकली कंसोर्टियम ने पेपर कंडक्ट किया था ठीक है। और कंसोर्टियम ने कहा कि भाई पेपर में गलतियां थी। इसको लेके मुझे बहुत बुरा लगा, बच्चों के लिए बुरा लगा, ऑब्वियसली हमारे बच्चे परेशान थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कंसोर्टियम ढंग से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे वैसे ही वीडियो बनाया, क्योंकि कंसोर्टियम या इस तरह की बॉडी से आप डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते, या लेटर लिखें तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि क्लैट कंसोर्टियम जवाब दो, और उस वीडियो में मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप, उन्होंने कहा जो गलतियां अगर आपको लगती है तो आप ऑब्जेक्शन रेज करो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन का पैसा लेंगे 1,000 रुपया पर क्वेश्चन, ठीक है, और सभी बच्चों से लेंगे, जितने भी बच्चे ऑब्जेक्शन लेंगे, और जो ऑब्जेक्शन करेगा उसी को हम देंगे रिवॉर्ड। तो इसको लेकर फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कंसोर्टियम का पूरा फिर वो वीडियो में बहुत सारी बातें थी, कोचिंग को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, कंसोर्टियम को लेकर, एनएलयूज़ को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। एक चीज़ ये भी सुनने में आया कि आपके मार्केटिंग को भी लेकर भी बड़े विवाद हुए हैं, मतलब जी। कि जब आपका एक एडवर्टीजमेंट वायरल भी हुआ था, क्या जी। था सर वो? सर अब ऐसा कुछ नहीं था, हमने एक ऐड लिखा था कि नीट के एग्ज़ाम में जिन बच्चों का नहीं हुआ था, तो हमने लिखा था अगर इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड विद नीट तो थिंक क्लैड, थिंक लॉ। तो किसी ने उस एडवर्टीजमेंट को ट्विटर पे पोस्ट कर दिया अच्छा। कि ये लोग जो है, इनका नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग है कि ये इस नीट को क्लैट में मतलब नीट एस्पिरेंट्स को क्लैट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर वो वायरल होने लगा। फिर उस पर सारे न्यूज़ पब्लिकेशंस ने, सभी ने उसको कवर किया और वो बड़ा वायरल हुआ। आजकल ये जो दौर है, इसमें ये ऐसी चीज़ें कई बार वायरल हो जाती है। सर मतलब कि क्या प्रॉब्लम क्या है सर आपको जेई नीट से? क्या चाहते हैं आप? देखिए, नीट और जेई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आईआईटी मैं समझता हूँ कि देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ। और नीट तो खैर है ही ऑफ कोर्स। मेरा प्रॉब्लम ये है कि, क्योंकि देखिए क्या है, अभी मैं बताऊँ आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका एक डेटा है, ठीक है। 2020 में का डेटा है, हर 42वें मिनट में एक बच्चे ने सुसाइड किया है। ओके। ठीक है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, उसका एक डेटा है कि हर 3 में से एक बच्चा मेंटल हेल्थ, जो वहाँ तैयारी कर रहा है, वो मेंटल इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहा है। अब मेरा ये कहना है कि आप आईआईटी करें, नीट करें, ऑफ कोर्स करें, और पूरी ताकत से करें, पूरी दम से करें, पर थोड़ा सा रियल बने, थोड़ा सा रियलिस्टिक बने कि आप जानिए आईआईटी में लिमिट नंबर ऑफ सीट्स कितने और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं, या नीट में नंबर ऑफ सीट्स कितने। आज 24-25 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, उतने सीट्स नहीं है। तो उनको प्लान बी अपना दिमाग में रखें, ताकि वो कभी स्ट्रेस्ड नहीं हो, डिप्रेस नहीं हो, वो इतने इतने वेल प्लान्ड हो कि चलिए ठीक है, आई प्रिपेयर फॉर नीट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, बट देन इफ़ नॉट नीट तो प्लान बी मेरा क्या है। तो बस वो, उसको लेकर मैं हमेशा बात करता हूँ। पहले क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, ठीक है। तो गुरुकुल में बच्चे रहते थे और सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था, और जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो होती थी। जैसे वो नेचर के साथ रहते थे, प्रकृति के साथ, तो एनवायरनमेंट, नेचर, ये एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस तब पढ़ाए जाते थे। फिर जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार ये इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो ये डायनेमिक बनेंगे, ये लीडर्स बनेंगे, ये क्वेश्चंस रेज करेंगे। तो उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम प्लान किया, जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, बहुत फेमस है लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने बनाया। 1830 में ये कानून बना, जिसमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई कि जितने भी स्किल बेस्ड या जितने भी क्रिएटिव टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट्स थे, उनको हटा दिया गया, और एक रोट लर्निंग होती है, ROTE, रोट लर्निंग, जिसमें मेमोरी बेस्ड
सिस्टम होता है। तो उन्होंने क्या किया, सिस्टम बना दिया कि कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया जाएगा जिसे बच्चों को याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा, उसका फिर एग्ज़ाम होगा। जो सबसे अच्छी जिसकी मेमोरी होगी या जो सबसे अच्छा याद करेगा उसको हम फर्स्ट बताएंगे या पास बताएंगे या जो भी बताएंगे। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट बना दिया, उसको एक क्लास बना दिया कि क्योंकि उनको अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था। तो उन्होंने बताया कि इंडियन जो अटायर है वो ठीक नहीं है, सूट बूट पहनो, है ना, जो सूटेड बूटेड होगा और वेल ड्रेस्ड होगा, वेल मैनर्ड होगा, जो इंग्लिश बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, वही एक क्लास से बिलोंग करेगा और वही एक पढ़ा लिखा या एजुकेटेड या क्वालिफाइड या एक ढंग का आदमी माना जाएगा। तो उन्होंने, अब देखिए उनका विजन ठीक था, वो चाहते थे कि हमारे देश की जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, जो टेक्स्ट है एंशिएंट जो हमारा, वो ख़त्म हो जाए। वो उनका प्लान था, उन्होंने ख़त्म भी किया और अपना एजुकेशन लाए। अनफॉर्चुनेटली हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली लर्निंग जो होती है, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, तो आप हर प्लांट को अलग पानी चाहिए, अलग धूप चाहिए, अलग दवाई चाहिए, अलग ट्रीटमेंट चाहिए। हर क्रॉप को अलग ट्रीटमेंट चाहिए, हर पेड़ को अलग ट्रीटमेंट चाहिए। किसी को ज़्यादा पानी, किसी को कम पानी, किसी को कम सूरज चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन है, हर बच्चे का लर्निंग को प्रोसेस करने का तरीका अलग है। जैसे आप देखिए, कोई सुन के प्रोसेस करता है डेटा को या लर्निंग को, कोई ऑडियो विजुअल से करता है, देख के करता है, विजुअल से करता है, कोई जो है वो रीडिंग से करता है, कोई राइटिंग से करता है। इसी तरह से किनेस्थेटिक करके एक सिस्टम होता है जिसमें एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल अप्रोच से, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। तो जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे फिनलैंड का एजुकेशन बेस्ट माना जाता है। अच्छा। तो फिनलैंड में क्या होता है, टीचर देखता है कि इस बच्चे को कैसे लर्न करना है, उसके अकॉर्डिंग लर्न कराते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वही जो 1830 का 200 साल पहले वाला सिस्टम था, ब्रिटिशर्स वाला, वही कंटिन्यू कर रहा है। आप देखेंगे 50-50 साल से सिलेबस अपडेट नहीं हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती है जो यूजलेस है। कई बार मीम बनता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि a+b² जो है ज़िंदगी में कभी काम नहीं आया, साइन थीटा कॉस थीटा। आप सब ने पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल याद की थी और हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहीं काम नहीं आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या काम आएगा? प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को काम आएगा डिसीजन मेकिंग, कि मैं किसी सिचुएशन में डिसीजन कैसे लूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, या जो मेरे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मुझे चाहिए, या मुझे चाहिए कि मुझे फाइनेंस की नॉलेज हो, मुझे इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो, कि मुझे अपना टैक्स रिटर्न कैसे भरना पड़ेगा, या मुझे अपना इनकम टैक्स कैसे सेव करना है, इंश्योरेंस कैसे लेना है। मुझे ज़रूरत होगी अगर कोई किसी तरह कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, खुदा न खास्ता, कभी मुझे मेडिकल इमरजेंसी हो, पुलिस कोर्ट कचहरी जाना हो, तो कैसे डील करना है, वो नहीं सिखा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कह रहा है कि आप हिस्ट्री की सारी डेट्स को याद करो। हम क्यों याद करें? अब वो रेलेवेंट ही नहीं है। हमारे पास तो फ़ोन है, गूगल है, AI है, चैट GPT है, अब तो हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एक ढर्रे पे सिस्टम चल रहा है, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करके आई है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बट उसको एग्जीक्यूशन होना है अभी उसका। उसके बाद अभी भी जो उसमें जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे IIT, जी, नीट या क्लैट या IP मैट या कैट, कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए उस पर कोई बहुत उस पर अभी काम होना बाकी है। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो बीइंग एजुकेटर, बीइंग मेंटोर मुझे तकलीफ़ होती है, बीइंग टीचर मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैं उसके लिए वॉइस रेज करता हूँ। और स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लॉ पढ़ाते हैं, लॉयर का काम है टू ब्रिंग द जस्टिस टू द डिप्राइव्ड पीपल। जो जस्टिस जिनको नहीं मिला है उनको जस्टिस दिलाना है। तो अगर हम खुद को जस्टिस नहीं दिला सकते, मुझे जस्टिस नहीं दिला सकता, मैं मेरे स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं दिला सकता, तो कैसे मेरे स्टूडेंट्स कल को आगे जाके पूरी पब्लिक को जस्टिस दिलाएंगे? तो उनके लिए मैं बार बार ये वॉइस रेस करता रहता हूँ। सर ये सारी बातें बता दी, कुछ अपने पर्सनल लाइफ के जर्नी के बारे में बताइए। देखिए पर्सनल जर्नी, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग थी।
हमने छोटे से स्केल से शुरू किया था और धीरे धीरे आज तो अ, कई सारे लोगों की मेहनत से लॉ प्रेप ट्यूटोरियल क्लैट में एक नंबर 1 ब्रांड है। 40 शहरों में हमारी ब्रांचेज़ हैं और कई सारे दिल्ली से लेके जम्मू से लेके बैंगलोर तक, मैसूर तक सब जगह हमारे सेंटर्स हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम पढ़ाते हैं और हम नंबर 1 क्लैट के इसमें बन गए हैं। तो पर्सनल जर्नी जो रही मेरी बड़ी अच्छी रही और सेटिस्फैक्ट्री रही। और ऑब्वियसली देखिए कोई भी जर्नी हो, चैलेंजेज होते हैं, खूब सारे चैलेंजेज आए, खूब सारे अप्स डाउन्स आए, खूब सारे दिक्कतें आई, लेकिन बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हूँ इस जर्नी से। सर आपने बच्चों के लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, क्या था मामला में? ये देखिए ऐसे बहुत सारे मामले थे। एक बार मैंने 2015-16 की बात है, तो हमने रिट लगाई थी कि क्लैट पहले क्या करता था, एग्ज़ाम आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन पहले क्लैट ना तो आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड करता था जो कार्बन कॉपी, सेकंड कॉपी होती है, ना वो क्वेश्चन पेपर देता था, ना उनकी आंसर की, सिर्फ रिजल्ट देता था। अच्छा, तो मतलब एग्जाम दिया सीधा रिजल्ट? सीधा रिजल्ट। ओके। तो आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते थे कि आपने क्या किया, गलत है, सही है। तो हमने उसके लिए पिटिशन फाइल किया था पीआईएल और उस हमारे फेवर में हमने उसमें हमारी 7 प्रेयर्स थी, सिर्फ एक एक्सेप्ट नहीं हुई थी, बाकी सारी एक्सेप्ट कर ली थी कोर्ट ने कि इनको पेपर दो, ओएमआर कॉपी, ओएमआर की आंसर की ओएमआर दो, आंसर की दो, ओएमआर कॉपी दो, ये सारी मांगे हमारी मान ली गई थी। हम्म। तो सर एक शिक्षाविद के नाते आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे मैंने कहा हमारा पुराना सिस्टम बहुत अच्छा था ठीक और है। नया भी हमें देखिए अब एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। अब सिस्टम में क्या है, अनफॉर्चुनेटली, नोइंगली, अननोइंगली ऐसा बना दिया गया है कि 2-3 चीज़ों पे ही पूरा फोकस है। अब मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट की 7 लाख जॉब्स आई, उसके लिए 25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 24 करोड़ और 93 लाख लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। हम पहले गुरुकुल में गुरु का बड़ा महत्व था, आज आप टीचर, उसमें टीचर की भी का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप देखिए कि आज टीचर को क्या है, जिस तरह से आज कोई आईएएस बन गया, आरएस बन गया, जज बन गया, उसका कितना सेलिब्रेशन होता है सोसाइटी में, उसको कितना स्टेटस मिलता है, हाई स्टेटस मिलता है। लेकिन अगर कोई टीचर बन गया तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको कभी डिटेल में बात करके कोशिश हम सबको करनी है। मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ और बाकी सब भी प्ले करें तो ग्रेजुअली मुझे लगता है ठीक होगा। जो बच्चे इस समय जैसे कि 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप क्या करें कि आपको ये देखना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप एक जो रैट रेस चल रहा है उसमें जाने की बजाय ये देखें, क्योंकि आज के बच्चों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखिए आज एक पूरा डिजिटल मीडिया अपने आप में, एक डिजिटल वर्ल्ड अपने आप में एक जॉब क्रिएशन का तरीका बन गया है। एआई आ रहा है, इसमें बहुत सारे जॉब, एआई नो डाउट बहुत सारे जॉब को ख़त्म कर देगा, लाखों जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे, करोड़ों जॉब्स रादर ख़त्म हो जाएंगे और सडनली हो जाएंगे, लेकिन वो जॉब्स भी क्रिएट करेगा। जैसे कंप्यूटर ने जॉब्स ख़त्म किए लेकिन क्रिएट भी किए, लेकिन अलग नेचर के क्रिएट किए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करें, सर्च करें और इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपकी वो प्रिपरेशन आपको फ्यूचर में यूज़फुल हो और आप इस तरह से अपने करियर को बनाएं। एक रैट खाली क्योंकि कोई और कर रहा है, क्योंकि वो सब करते हैं, इसलिए कोई भी कोर्स, चाहे वो JEE हो, नीट हो, सीए हो, क्लैट भी हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको परस्यू करें। ठीक है। तो सर आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोटिवेशन तो वैसे आजकल के बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए मैं अक्सर सुनता हूँ कि सर कंपटीशन बहुत टफ़ है, कंपटीशन बहुत टफ़ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ऐसा दौर है जब कंपटीशन अपने लीस्ट पर है या सबसे कम है, और सबसे कम कंपटीशन होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आज की तारीख में 99% बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं।
वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और एक्टिविटी में हैं। तो मेरा ये मानना है कंपटीशन तो कम हो गया है। एनएलयू जोधपुर में राजस्थान डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं था, तो जो आपके बड़े संघर्ष से हो पाया वो क्या कहानी थी? मतलब कि क्या सच में, मतलब देखिए, कि ऐसा था सीन, मतलब एनएलयू हाँ, हाँ, जोधपुर नहीं, नहीं, में ऐसा सही है, राजस्थान डोमिसाइल? बिल्कुल सही है। ओके। बहुत ऑलमोस्ट सारे एनएलयूज़ ओके। अपने स्टेट के बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन डोमिसाइल देते हैं, लेकिन राजस्थान एनएलयू में, एनएलयू जोधपुर में ये पॉसिबल नहीं था। हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक एनएलयू है, तो राजस्थान का एनएलयू जोधपुर में है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था। फिर उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी हमने। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सबसे मिले और सभी डिग्निटरीज में मिल के हमने एफर्ट मारा, सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया और इवेंचुअली फिर हमें सक्सेस मिला। फंडिंग के ऊपर आपका सर क्या सोच है? आप कभी फंडिंग लेंगे या मतलब कि फंडिंग एड टेक कंपनी के बारे में सर आपका क्या राय है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो गया है, तो मैं नहीं जानता कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, या मुझे अभी ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है कि मुझे फंडिंग चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ठीक है, ग्रो करना एक फंडामेंटल राइट है सबका और सबको करना चाहिए। और जब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसका एक बेनिफिट सोसाइटी को होता है कि जॉब्स क्रिएट होते हैं। आज जब मैंने शुरू किया तो मैं अकेला काम करता था, फिर 4-5 लोग काम करते थे। तो अब आज हमारे साथ में 400-500 लोग काम करते हैं। कल हो सकता है कि अगर बड़ा बने तो हम 1000 लोगों को या 2000 लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। सही बात। तो ये एक अच्छा चीज़ है ग्रो करना। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फोकस है, जो पर्पज़ है, जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, वो मिस नहीं हो, इसलिए मैं फिर इनसे थोड़ा दूर रहता हूँ। सर रिजल्ट्स को लेके सर आपको क्या राय है? आपको कितनी ऑथेंटिक लगती है रिजल्ट, मतलब कि अपने फील्ड में? देखिए, देखिए लॉ मेरे प्रेप भी क्या कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जो हम आजकल सुन लेते हैं कि हो मैं जाता क्या था। सोचता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक क्या सोचती है। कोचिंग वालों की हरकतों से पब्लिक का, पेरेंट्स का कोचिंग से भरोसा उठ गया है। स्पेशली रिजल्ट्स और रैंक से भरोसा उठ गया है। ओके। अब इसमें गलती कोचिंग की भी है, पेरेंट्स की भी है। क्योंकि आप मानिए किसी कोचिंग का रैंक 1 आया है और उसका 0 सिलेक्शन है, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि इनका रिजल्ट सबसे बेस्ट है। एक कोचिंग भी है जिसका रैंक मान लीजिए 100 आया है, लेकिन उसके 100 सिलेक्शंस हैं, तो कहेंगे कि इनका तो पिट गया है रिजल्ट। तो पेरेंट्स का भी जो सोचने का नज़रिया है वो गलत है, और कोचिंग तो इसमें इन्वॉल्व है ही बहुत सारे, है ना। और मेरा ऐसा मानना है, हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से कि जितना ऑनेस्ट रहें। हम किसी भी रिज़ल्ट को क्लेम नहीं करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं पड़ा हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। और देखिए, आज के दौर में अब ये करना गलत भी, मतलब मेरे इस ख्याल से यूजलेस है, क्योंकि बच्चों को सब पता है। पहले पता करना मुश्किल था, आज इतने सोर्सेज हैं, इतनी कनेक्टिविटी है सोशल मीडिया पर कि आप गलत छापोगे तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। आईपीओ का भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। आईपीओ को लेके सर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप जैसे भी मैंने आईपीओ वगैरह लाने का सोच रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने फंडिंग और आई के लिए बोला, आईपीओ भी वही है। हर किसी को ग्रो करना अच्छा लगता है, और हम भी एक ग्रोथ और एक्सपेंशन फेज़ में हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 साल में हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और उसमें अगर आईपीओ आने की कोई बात बनती है तो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। और जैसे मैंने कहा, बड़ा होने के बड़े फ़ायदे हैं कि कई लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ज़्यादा बच्चों को सर्व कर सकते हैं, सोसाइटी को ज़्यादा सर्व कर सकते हैं आप। तो लेकिन अभी ऐसा इमीडिएट कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना, समय बताएगा, द टाइम विल टेल क्या होता है। एक क्वेश्चन सर हमारा ये भी है कि सर पहले आप जीके के बहुत बड़े टीचर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक टीचर का स्टूडेंट के करियर में कितना बड़ा रोल होता है? टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर बेसिकली, जो बच्चे होते हैं हमारे पास में, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आते हैं, वो टीचर को एक रोल मॉडल मानते हैं। तो टीचर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टीचर एजुकेटर्स बन रहे हैं, इससे अच्छा वो मेंटोर बने, वो गुरु बने, वो उनसे कनेक्ट करे,
तो उससे बच्चे की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स को भी आप रिजॉल्व कर देंगे और एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर इंसान बनने में उसकी मदद करेंगे। तो टीचर का तो सबसे ज़्यादा रोल है। तो जैसे कि क्लैट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश माध्यम में ही होता है, जहाँ तक मुझे पता चला। जी। हिंदी मीडियम में कब से होगा या करने के लिए कुछ आपका प्रयास है? क्योंकि आपने और भी काफ़ी चीज़ों के लिए प्रयास करे हैं। जी, हमने पिटिशन कर रखा है ओके। और बहुत उम्मीद है हमें कि वैसे काफ़ी लोगों ने पिटिशन लगाया है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही पिटिशनर हूँ, कई सारे लोगों ने पिटिशन लगाया है और मुझे उम्मीद है कि शायद हमें सुप्रीम कोर्ट से ये मिल जाएगा, या हो सकता है कंसोर्टियम खुद ही आने वाले दिनों में, ऐसा वो कंसोर्टियम का भी ऐसा विचार है, तो हो सकता है हिंदी में हो ये तो एग्ज़ाम। ज़्यादा बच्चे फिर अपीयर होंगे। हाँ, डेफिनेटली जो आज हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी आ सकता है। ओके। पेरेंट्स के लिए कोई आपका मैसेज है उन्हें देखिए, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, या पेरेंट्स को ही सब कुछ समझना पड़ेगा। पेरेंट्स को बच्चों के साथ में थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। जैसे आज पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल मत देखो, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप मोबाइल दीजिए, मोबाइल का एक टाइम सेट करिए कि भाई रोज़ 2 घंटा या 1 घंटा मोबाइल मिलेगा। अगर आप 1 घंटा से 10 मिनट भी ज़्यादा देखते हो तो कल नहीं मिलेगा उसका पनिशमेंट। जी। और 1 घंटा से कम देखते हो या 2 घंटा से कम देखते हो तो इंसेंटिवाइज़ करते हैं ना, बोनस देंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे या आपको डबल टाइम देंगे। तो इस तरह से उसको लिमिट करें। लेकिन आप, क्योंकि मोबाइल के कई फ़ायदे भी हैं, मोबाइल पे कई अच्छी चीज़ें हैं। मोबाइल पे बहुत सारा ज़बरदस्त कंटेंट है यूट्यूब पर या गूगल पर या चैट जीपीटी पर, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं उस पे। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। आप बच्चे को ये मत कहिए कि तू आईआईटी कर, तू नीट कर, तू क्लैट कर, तू आईएएस बन। तू इसकी प्रिपरेशन कर और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर। अपने आप को बेहतर हर टर्म में, इन टर्म ऑफ नॉलेज, कॉन्फिडेंस। देखिए, एजुकेशन का मतलब ही पहले ये होता था कि आप एजुकेशन कर लीजिए, उसका जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आप कॉन्फिडेंट बने, आप इंफॉर्मेटिव बने, आप एजुकेटेड बने, आप लीडर बने, आप डिसीजन मेकर बने, आप एक बेहतर कॉन्फिडेंट नागरिक बने और फिर आप कुछ भी करें जिस जिस ऑक्यूपेशन में आप जाना चाहते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली ये लिंक्ड हो गया है हमारे जॉब्स के साथ में, है ना। प्लेसमेंट्स क्या हैं इसके साथ में। तो प्लेसमेंट्स, आप यकीन रखिए, प्लेसमेंट्स अगर आपके अंदर स्किल सेट आप डेवलप करोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्किल सेट हो सकता है, और एजुकेशन का पर्पस समझिए। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। डिग्रियां तो तालीम की रसीदें हैं। ओके। डिग्रियां तो तालीम की रसीदें हैं। इल्म तो किरदार का बनना है। तो असली मतलब जो इल्म का है, एजुकेशन का है, वो आप कैसा पर्सनालिटी, कैसा 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 पर्सन बनते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या बात है, क्या बात। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको फॉलो करें, पेरेंट्स फॉलो करें, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए अपनी किसी भी तरह की चीज़ों में ज़िंदगी में। तो पहला तो ये है कि आप इस बात को जानिए, ये वाक्य मैंने पहले भी बोला कि जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बच्चों को बताता हूँ हमेशा, कि इस बात पे आप यकीन रखिए कि यू मस्ट होप फॉर द बेस्ट। जो भी आप करना चाहते हैं, आप आईआईटी करना चाहते हैं, आप रैंक 1 के लिए एस्पायर करिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि अगर नहीं होता है तो आई एम रेडी, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। एक कहावत ये भी है ना, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, वर्स्ट नेवर हैपेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहावत बोली आपने कि वर्स्ट के लिए अगर रेडी हो तो वर्स्ट होगा ही नहीं कभी। हाँ। तो वर्स्ट के लिए रेडी रहो। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, कि इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि देखिए, कोई भी बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य तय करने की बजाय अपने गोल्स को बहुत स्पेसिफिक, शॉर्ट और छोटा बनाइए। स्मॉल गोल्स बनाइए। जितने आपके गोल्स छोटे होंगे, जैसे आपको एक, मान लीजिए 1000 स्टेयर्स चढ़ने हैं, ठीक है। अब अगर आप एक सीढ़ी 1 एट अ टाइम अगर चढ़ेंगे तो हो सकता है आप 1000 सीढ़ी चढ़ जाए।
आप सीधा 1000 पे जंप करने की कोशिश करेंगे, कभी न कर पाएंगे। तो हर जैसे आपने प्रिपरेशन करनी है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप छोटा गोल सेट करें कि मुझे ये चैप्टर करना है, उससे भी छोटा मुझे ये टॉपिक करना है, और टाइम टेबल की बजाय टास्क टेबल बनाइए, टास्क ड्रिवन अपने आप को बनाइए कि मुझे ये टॉपिक करना है, मुझे ये चैप्टर करना है। धीरे धीरे अपने आप वो सब्जेक्ट हो जाएगा और Right. फिर इवेंचुअली आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो शॉर्ट स्पेसिफिक गोल बनाइए, आप उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डेवलप करेंगे, ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। राइट सर। और लास्ट में कहना चाहूँगा, ऑलवेज ट्रस्ट द ऑलमाइटी। जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, उनमें विश्वास रखिए, अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अंत भला तो सब भला।